नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी जानते हैं, एवरीडे हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मॉक 25। मॉक 24 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के मॉक 25 में हम 2020 क्वेश्चंस को फिर मैं लेकर आ रहा हूं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाएंगे। चलिए, तो हर सेशन की शुरुआत हम करते हैं कुछ पॉजिटिव थॉट के साथ में, और आज का एक पॉजिटिव थॉट आप सभी के लिए जो आपको एक अच्छी सी एनर्जी देगा। आप लोगों के लिए यहां पर मानते हैं कि हम लोग सभी लोग ये देखते हैं कि कई बार हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत हारने के बाद में हम लोग ऐसा समझते हैं कि अब हमारी सारी होप खत्म हो चुकी है। पर डियर, मैं बताना चाहूंगा कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो आसपास हमारे 10 दरवाजे ऑन भी होते हैं, चालू भी होते हैं, उन्हें हम लोगों को देखना होता है। हर एक परिस्थितियों में हमें अवसर की तलाश होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि अगर हम लोग समझ ले, समझो हार हो गई अगर मान लिया, समझो हार हो गई अगर मान लिया, जीत निश्चित ही हो गई अगर ठान लिया, और हिमालय को फतह किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया। देखिए, यहां पर आपके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी पढ़ाई में लगन रखिए और अच्छे से जितना ज्यादा हो सके आप अपनी मेहनत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक एबिलिटी है कुछ कर दिखाने की। हर व्यक्ति अपने साथ में एक विशेष गुण को लेकर आता है और ये विशेष गुण उसके अंदर इतना पावरफुल होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ इतनी कैपेसिटी उसकी नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहें, एक दिन सफलता आप लोगों को जरूर मिलने वाली है। तो चलिए, मॉक 25 की हम शुरुआत करेंगे मॉक 24 के होमवर्क क्वेश्चन के साथ में। आप सभी को मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन यहां पर दिया था और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था कि टीकाकरण द्वारा इनमें से कौन नियंत्रित नहीं किया जा सकता, कि किसे हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया था। तो यहां पर ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं चेचक की बीमारी यानी स्मॉग, ये यहां पर चेचक हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, मधुमेह, डायबिटीज, पोलियो, और एक यहां पर वोपिंग कफ यानी कि काली खांसी, अलग अलग बीमारी दी गई है। आप सभी को इन बीमारियों के बारे में पता होगा कि चेचक एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग होता है। वेरियोला वायरस का नाम हम लोगों ने सुना होगा, और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा टीके की खोज की गई थी। देखिए, ये सेशन सभी आने वाली रेलवे की एग्जाम्स में, रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी अभी जो अपकमिंग है आने वाली है, और साथ ही साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, वही हम लोग अगर देखें तो बिहार पुलिस की एग्जाम जहां पर साइंस पूछा जा रहा है, यानी जिन परीक्षाओं में साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये श्रृंखला उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही काम की सिद्ध होने वाली है। तो आप लोग सभी जो है अपनी एग्जाम्स को टारगेट करें। तो यहां हम लोग देख रहे थे कि चेचक के जो टीके की खोज है वो की थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। वही अगर हम लोग डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन के द्वारा जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। पोलियो भी एक प्रकार के वायरस का रोग होता है। वही अगर हम लोग बात करें वोपिंग कफ, काली खांसी, जिसे हम लोग पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, एक बैक्टीरियल डिसीज होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम लोग देखने वाले ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीन ऐसी बीमारियां हमारे सामने हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं मधुमेह की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यहां पर ऑप्शन नंबर सी को भी हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वही अगर हम लोग डिस्कस करें डायबिटीज का, तो डायबिटीज एक ऐसा रोग माना जाता है जिसे वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार की शरीर में होने वाली हार्मोनल समस्या होती है। यहां इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जिसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। तो यहां सही जवाब होने वाला था ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। तो चलिए, यहां से हम लोगों ने कल के जो होमवर्क क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं मॉक 25 की। आज के इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, पेन और कॉपी कर लेकर बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार सेशन की। तो आज का पहला सेशन हमारे सामने, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इस सेशन का। यहां पूछा गया है कि पैरासीटामोल उपयोग में लाया जा सकता है। पैरासीटामोल का नाम सभी ने भली भांति सुना होगा कि पैरासीटामोल को कब खाया जाता है। यहां पर ऑप्शन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि शरीर के दर्द निवारण में, है ना, शरीर में दर्द निवारण में। यहां पर दिया गया एज एन एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाइयों के रूप में, या फिर एनेस्थेटिक दवाइयों के रूप में। एनेस्थेटिक का मतलब होगा जो बेहोश करने की दवाइयां होती है, क्या उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। वही यहां पर दिया है नेजल ड्रॉप के रूप में।
तो पैरासिटामोल आप सभी ने लेते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर फीवर की कंडीशन होती है, यानी कि ज्वर को कंट्रोल करने के लिए, इसे हम लोग ज्वरनाशी के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पैरासिटामोल लिया जाता है। पर ध्यान से समझना है, मैं आप लोगों को कुछ दवाइयों की जानकारी देने वाला हूं। एक दवाई होती है जिसका नाम होता है एंटीपायरेट। एंटीपायरेट जैसे जिस प्रकार एंटीबायोटिक दवाइयां होती है, एनेस्थेटिक दवाइयां होती है, उसी प्रकार एंटीपायरेट दवाइयां भी होती है। एंटीबायोटिक दवाइयों से हम लोग जीवाणुओं के संक्रमण को कंट्रोल करते हैं। वही अगर हम लोग एनेस्थेटिक दवाइयों की बात करें तो ये एनेस्थीसिया के लिए, यानी कि अगर हम लोग बेहोश करने की दवाइयों के नाम से इन्हें जाने तो भी सही रहेगा। वही अगर एंटीपायरेटिक दवाइयों को देखें तो इनका क्या उपयोग होता है, तो एंटीपायरेटिक दवाइयां दर्द को निवारण करने में और शरीर के ज्वर को कम करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पैरासिटामोल इनमें से एक होगा। तो यहां पर इसका अगर यहां नहीं दिया है कि बुखार को कम करने के लिए, पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होने वाला है कि यह शरीर के दर्द निवारण में भी उपयोगी होता है। एक एंटीपायरेटिक दवाइयों के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो आप सभी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाइयां, एंटीबायोटिक कब दी जाती है, एनेस्थेटिक दवाई कब दी जाती है, वही अगर हम लोग देखें तो यहां पर एंटीबायोटिक दवाई कब दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने सही आंसर यहां पर आप लोगों को बताया है, ऑप्शन नंबर ए। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने वाले सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज के सेशन का कि यहां पर दिया गया है कि फर्मेंटर क्या होता है, यानी किण्वक किसको बोलते हैं, जो किण्वन करवाता है। किण्वक क्या होता है? किण्वन एक प्रक्रिया है, आप सभी ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि किण्वन यानी फर्मेंटेशन की इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम लोग एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को किण्वन के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, तो एंजाइम की उपस्थिति में ही किण्वन प्रक्रिया करवाई जाती है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं हमारे अंदर एक बायोलॉजिकली, यानी कि अगर हम लोग देखें तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होगा ये किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पर इनकी उपस्थिति मात्र से ये अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उन्हें करवाने में एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहां पर पूछा गया कि ये सभी प्रकार के जो प्रोसेस करवाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं किण्वक, जो किण्वन करवा सकता है। तो किण्वक कौन है यहाँ पर? क्या हार्मोन को किण्वक बोलते हैं, या फिर क्या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किण्वक होते हैं, प्रोटीन को किण्वक होते हैं? वही यहाँ पर पूछा गया है जैविक उत्प्रेरक। तो मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं उन्हें हम लोग कैटेलाइजर के नाम से जानते हैं, जैविक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकली कैटेलिस्ट के नाम से इनको जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। इसका सही जवाब मैंने आप लोगों को बताया है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस श्रृंखला के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। यहां पूछा गया है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को हम लोग किस नाम से जानेंगे? यानी जो छोटे जलाशय में, नदियों, तालाबों और आदि में पाए जाने वाले जो हरे प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट हुए हमारे प्लांट क्लासिफिकेशन में जो नमी वाले जोन में सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी इन्हें मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए उगने के लिए, तो यहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। अब ये प्लांट ऐसे होते हैं जिनका अगर हम लोग देखें तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्लांट होते हैं, यानी इनका जो शरीर होता है वो सुकाय शरीर होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि थैलस स्ट्रक्चर बॉडी किसे कहेंगे, यानी जिन प्लांट के अंदर रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट हो, यानी जड़, तना, पत्ती का अभाव हो, ये तीनों चीजें यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलती है। तो इन तीनों चीजों का जहां पर अभाव होता है उन्हें हम लोग थैलस लाइक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा कि हमारे सामने जितनी भी एल्गी हम लोग देखते हैं, ये सभी एल्गी या फिर जिन्हें हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं, ये सभी शैवाल थैलस लाइक स्ट्रक्चर वाले ही प्लांट माने जाते हैं। इन्हें थैलोफाइटा के अंदर इसलिए रखा जाता है। सभी जगहों पर ग्रीन प्लांट के रूप में यह एक परत बना लेते हैं। शैवाल हर जगह उग जाते हैं, अक्सर बारिश के दिनों में छतों पर, और जहां नमी बनी रहती है वहां पर ये शैवाल पनप जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि नदियों, तालाब आदि में पाए जाने वाले
जो जलीय हरे पौधे होते हैं उनमें सबसे पहले नाम आ जाता है शैवाल का, नाम आ जाता है शैवाल का या एल्गी का। शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन करना फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर इस ब्रांच का एक और नाम होगा एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शैवालों का अध्ययन करना एल्गोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा सभी शैवालों में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल का टाइप यहाँ पर होने वाला है क्लोरोफिल ए, है ना। तो यहाँ इतनी जानकारी आप सभी को क्लियर हुई और क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोगों ने इतना सारा कंटेंट पढ़ा है। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक इन्हें देखें, अपने नोट्स बनाते चलें। तो आज आप लोग जब नोट्स बनाओगे एग्जाम्स के समय आपको केवल इन्हें पढ़ना है और ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को इसका जवाब ऑलरेडी पता है कि हमारे आमाशय में कौन सा ऐसा एसिड है जो बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड भी दिया गया है, HCl भी दिया गया है और H3PO4 भी दिया गया है। तो आप सभी को यह पता होगा कि हमारे HCl से या आमाशय से, हमारे आमाशय के अंदर से कौन सा एसिड निकलता है? तो हमारे आमाशय में कुछ कोशिकाएं होती है जिन्हें हम लोग पायरोलिक सेल्स के नाम से जानते हैं या पायरोलिक कोशिका। और इन कोशिकाओं के बारे में अगर हम लोग देखें, अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। एक पायरोलिक कोशिका होती है, वही एक होती है ऑक्जेंटिक कोशिका। तो ऑक्जेंटिक कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में आमाशय आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसी आमाशय से यहां स्रावित होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण कहां से होगा? तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, वह हमारे आमाशय से स्रावित होने वाला एक अम्ल होता है। अगर हम लोग देखें, इसी के कारण हमारे आमाशय रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.2 के अप्रोक्स हो जाता है लगभग। इसका पीएच मान हम लोग देखेंगे 2.2 के समथिंग हो जाता है। वही अगर हम लोग देखें तो HCl क्या काम इसका प्रमुख होता है? तो यह भोजन में आए हुए सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का काम करेगा और साथ ही यह भोजन के पाचन में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उन्हें सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम भी यहाँ पर HCl का ही देखने को मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा टर्म जो आपके आने वाले एग्जाम्स यहाँ से कवर कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि काइम किसे कहते हैं, काइम क्या होगा? यानी यहाँ पर पूछा जाता है कि काइम टर्म से आप क्या समझते हैं, काइम क्या चीज है? तो दो अलग अलग प्रकार के या दो अलग अलग रूप का भोजन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप सभी को यह जानकारी होगी कि जब भोजन के अंदर टाइलिन नामक लार मिल जाती है तो उस टाइलिन मिली हुई लार को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम लोग बोलस के नाम से जानते हैं। उस खाने को, जिस खाने में टाइलिन मिला है, किस नाम से जानेंगे? बोलस के नाम से। वही अगर हम लोग देखें कि जब भोजन के अंदर HCl मिल जाता है, यानी HCl प्लस भोजन, जब भोजन में HCl मिल जाता है तो इस HCl मिले भोजन को हम काइम के नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में यह भी हो सकता है कि उल्टी होने पर जो पदार्थ हमारे शरीर के बाहर आते हैं वो काइम के रूप में आते हैं, यानी इसमें HCl मिला हुआ भोजन हमारे अंदर आता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है और आप सभी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं क्योंकि आप सभी क्वेश्चंस को डिटेल लिख रहे हैं जिससे बहुत फायदा हो रहा है सभी विद्यार्थियों को। तो आप इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देना है। तो यहां पूछा जाएगा कि आप लोगों को ये बताना है कि हमारी अगर आमाशय की बात करें तो हमारे आमाशय में किस कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा? तो आपके दो ऑप्शन में यहां पर दे रहा हूं, पायरोलिक एसिड और एक यहां पर है ऑक्जेंटिक सेल, पायरोलिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब HCl हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम टारगेट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इनमें से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? यानी यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे कि नॉट बी करेक्टेड, ऐसा कौन सा डिसीज है जिसे हम लोग ठीक नहीं कर सकते? तो यहां पर दिया गया मायोपिया। तो डियर, इसको आप लोगों ने निकट दृष्टि दोष के नाम से सुना होगा। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और आप सभी को भली भांति पता है कि इस दोष के उपचार के लिए हम लोग उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। एक अवतल लेंस जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर के नाम से भी जानते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं और इसका उपचार किया जा सकता है। वही अगर हम लोग बात करें हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, इसे भी ठीक किया जा सकता है।
है ना, इससे भी ठीक किया जा सकता है, वही इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? अगर हम लोग कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो यह एक प्रकार का वंशानुगत बीमारी होती है। वंशानुगत बीमारी का मतलब होगा एक प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को लाल और हरे रंग में विभेद करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। यानी यहाँ पर लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस बीमारी में क्या होता है, तो यहाँ एक प्रकार की जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी, वंशानुगत बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहां हम लोग ये देखेंगे इसकी वाहक मादा को माना जाता है, मैं इसे डिटेल पढ़ाने वाला हूं आगे। तो इस रोग का उपचार संभव अभी नहीं हो पाया है। बाकी दिए गए सभी ऑप्शन हमारे पास में जो ट्रीटमेंट जिनका पॉसिबल है, जिन्हें ट्रीट किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम सारे आ चुके हैं आप लोगों के, और आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और आने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के बाद में मांसपेशियों में होने वाली जो थकान होती है, उस थकान किसके कारण अनुभव होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब लगातार कोई कार्य करते रहते या फिर हमारी मसल्स के द्वारा कोई वर्क करवाते रहते, कोई हार्ड वर्क करते रहते, तो उस दौरान हमारी मसल्स के अंदर थकान की स्थिति निर्मित हो जाती है। यह प्रमुख कारण क्या होने वाला है, हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती है, इस वजह से होता है, या फिर मांसपेशियों के तंतुओं में अल्प क्षति हो जाती है, या फिर ग्लूकोज का अपचय यानी कि यहाँ पर हम लोग डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज देखेंगे, या फिर लैक्टिक एसिड का अभाव यहाँ पर हो जाता है। तो ये चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिले, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए कोई भी मसल्स होती है, दो प्रकार की मसल्स होती है हमारे शरीर के अंदर। एक पेशियां होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी जिन्हें हम लोग वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं, और एक पेशी होती है जिन्हें हम लोग अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। अलग अलग भागों में ये पेशियां पाई जाती है, या इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ये हमारे इच्छानुसार कार्य करती है, इनका जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। वही अगर हम लोग अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल्स को बात डिस्कस करें तो ये हमारे कंट्रोल में ये मसल्स नहीं रहती है, क्योंकि ये अनकंट्रोल रहती है। तो हम लोग देखेंगे कि जब ऐच्छिक पेशियां हैं, जब लगातार काम करती है तो इनके अंदर थकान की स्थिति पैदा होती है। और मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि किस पेशियों में थकान की स्थिति निर्मित होती है, तो वहां ऐच्छिक पेशियों में, जिन्हें इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। तो वहां लगातार ये थकान की जो प्रमुख कारण है, इसका क्या होने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर लगातार पेशियों के अंदर काम हो रहा है या उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो पेशियों के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई प्रोसेस के कारण जो पेशियां हैं उन्हें आराम की आवश्यकता लगती है, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें एक रेस्ट भी चाहिए होता है। तो वहां अगर हम लोग देखें तो पेशियों में थकान का प्रमुख कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, जो पेशियों के तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं, उन फाइबर में थकान का कारण इसका एक प्रमुख है ना, तंतुओं की वजह से भी थकान हो जाती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। तो यहां सबसे जरूरी बात लैक्टिक एसिड होगी। लैक्टिक एसिड के कारण भी व्यक्ति में थकान की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहां पर दिया गया है कि लैक्टिक एसिड का जो अभाव होता है, बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। पेशियों से संबंधित मैंने आप लोगों को काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, आप सभी उन्हें जाकर जरूर देखें। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग टारगेट करेंगे। 7 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है, यानी कोड लिवर ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ, किसमें क्या पाया जाता है, कोड क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि कोड एक प्रकार की मछली की प्रजाति मानी जाती है, मछली की प्रजाति मानी। कौन सी मछली होती है, तो इस मछली को हम लोग बोनी फिश के नाम से जानेंगे, अस्थिल मछली, क्योंकि इसका अंतः कंकाल अस्थियों का बना होगा। वही अगर हम लोग बात करें तो इसके माना जाता है कि कोड लिवर जो होता है, कोड लिवर जो तेल होता है, यकृत तेल, इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारे पास दो विटामिन, जिसका नाम विटामिन ए और विटामिन डी, सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है कोड लिवर ऑयल, यानी कोड लिवर, कोड मछली के लिवर के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहां हम लोग ऑप्शन देखने वाले विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो यहाँ विटामिन B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ये नहीं होगा।
विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड ये भी नहीं होगा, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन और विटामिन ए। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी पर मिलेगा। और अगर यहां पर विटामिन डी भी होता तो आप इसका सही जवाब विटामिन डी को भी लगा सकते थे। तो आई होप कि आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि रेशम के कीड़े का पालन क्या किया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि रेशम के कीड़े का पालन यहाँ पर दिया है एपीकल्चर, पिसिकल्चर, हार्टिकल्चर और सेरीकल्चर। चलिए मैं सभी को डिस्कस कर लेता हूं। एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर जो होता है यह मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। वही पिसिकल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन, मछलियों से संबंधित यह शाखा है। हॉर्टिकल्चर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गार्डनिंग यानी कि बागवानी से संबंधित शाखा है। और वही सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट का पालन इसके अंदर किया जाता है। आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि जो रेशम कीट होता है, रेशम कीट के बारे में आप संपूर्ण जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर आज लिखेंगे। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से इसके आंसर देना है ताकि आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर सके, क्योंकि सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास में अच्छे कॉन्सेप्ट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, आप उसका सटीक आंसर बता सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया था कि रेशम कीट, तो रेशम के कीड़े का पालन हमारे पास में सेरीकल्चर इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हम लोगों ने चुना। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक कौन है जो स्पंदन में सहायता करता है। स्पंदन में सहायता करता है, इसका मतलब यहां पर पूछा गया है कि खून का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन माना जाता है या कंपोनेंट कौन माना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विच हेल्प टू, यहाँ पर दिया पल्सेशन इज, यानी कि इसको हम लोग कोएगुलेशन भी बोल सकते हैं, स्पंदन भी बोल सकते हैं। इस टर्म का जो मीनिंग होता है वो स्पंदन भी हो सकता है, यानी जिसे स्कंदन भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है जमाव या रक्त का जमना। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए है कि खून को जमाने में कौन हेल्प करेगा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और सीरम। यहाँ पर सीरम लिखा हुआ है। तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जिन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट हमारे अंदर ब्लड को क्लॉट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा मददगार होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स। आप सभी को आज कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताना है कि हमारे रक्त को थक्का जमाने में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है या फैक्टर है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनमें आप प्रमुख तत्वों को भी ले सकते हैं, प्रमुख एंजाइम ले सकते हैं, प्रमुख प्रोटीन के नाम को भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। यहां लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमारे पास में इंग्लिश है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अलग अलग दो लिस्ट हमारे पास गिवन है, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसके अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है कि पहला यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम यहाँ पर दिया गया है, मैच कीजिएगा कि इसका कौन सा वर्क है यहाँ पर जो देखा जाए। फिर यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ पर स्फिग्नोमेनोमीटर दिया गया है और यहाँ पर स्टेथोस्कोप भी दिया गया है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम की बात करें तो इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट में ईईजी नाम का एक टेस्ट बोलते हैं, और ये ईईजी टेस्ट हमारे ब्रेन से रिलेटेड टेस्ट होता है, जिसे हम लोग मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, मस्तिष्क से संबंधित टेस्ट होता है। तो अगर हम लोग लिस्ट 2 में ब्रेन के कार्य को देखें तो यहाँ पर दिया गया है डायग्नोस्टिक डिवाइस फॉर ब्रेन डिसीज, यानी ऑप्शन नंबर 2 आप देखिएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। वही अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होगा, तो अगर हम लोग देखें हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ईसीजी एक जांच करवाते हैं जिसका नाम होता है शॉर्टकट ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर आप 3 देखिएगा कि हार्ट बीट हियर यहाँ पर है कि हार्ट बीट को प्रॉपर वे में सुनना। तो इसका जो सही आंसर हम लोग देखने वाले हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम जो है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या हार्ट डिसीज को डायग्नोस करने का डिवाइस है, इसके लिए सही जवाब इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही हम लोग देखें ये 2 का हमारा या बी वाले का आंसर सही होने वाला है।
चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्फिग्नोमेनोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्फिग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करने का एक डिवाइस माना जाता है। तो यहां हम लोग ब्लड प्रेशर या मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हमारा सही रहेगा। तो ये थर्ड या फिर सी वाले के लिए सही ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करें स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप अगर हम लोग बात करें तो यह हार्ट बीट हियर करने के लिए यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, यानी इससे हृदय स्पंदन की दर को मेजर किया जाता है। तो यहां के लिए हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट का हमारे पास सेकंड होने वाला है। तो फर्स्ट का सेकंड हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में देके रखा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आप लोगों को इनको ध्यान से पढ़ना होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर पूरा हिंदी मीनिंग देके रखा है। चलिए क्यों इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, मानव खून में कौन नहीं पाया जाता। यहाँ पर पूरा पूरा पहला ऑप्शन दिया गया है डीएनए, सेकंड यहाँ पर प्लाज्मा, वही अगर हम लोग आरबीसी की बात करें, और एक है हमारे पास प्लेटलेट्स। आप सभी को ब्लड का कंपोजिशन पता होगा कि हमारे ब्लड में क्या नहीं पाया जाता। तो अगर हम लोग बात करें डीएनए की, तो डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। डीऑक्सी राइबो यह एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ यानी ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ब्लड से रिलेटेड नहीं होता, ब्लड में इसका कंपोजिशन नहीं पाया जाता। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करें ब्लड में प्लाज्मा 55% अवेलेबल होगा। वही अगर हम लोग आरबीसी बात करें तो कुल ब्लड का 44% आरबीसी हमारे अंदर प्रेजेंट होगा। और प्लेटलेट्स हमारे अंदर पाए जाते हैं 1.5 लाख से, सामान्य इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोगों ने टारगेट किया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, आप ध्यान पूर्वक देखें ने कि रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है, यानी अगर हम लोग देखें कि व्हाट द परसेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, यानी पूरे ब्लड में रेड ब्लड सेल का परसेंट कितना होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे टोटल ब्लड में, अगर हम लोग बात करें टोटल ब्लड में, दो पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा पार्ट। तो प्लाज्मा यहां पर 55% जो है वो भाग को कवर करेगा। और वही अगर हम लोग ब्लड कार्पल्स की बात करें या रक्त कणिका की बात करें, तो इन कणिकाओं में टोटल 45% हिस्सा होता है। पर यहां पर स्पेशली पूछा गया है कि यहां इस रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम लोग यहां पर रखते हैं। तो यहां पूछा गया कि पूरे रक्त में अगर हम लोग देखें तो आरबीसी, अगर हम लोग देखें रक्त कणिकाओं में आरबीसी का परसेंट, अगर ओवरऑल इसका परसेंट हमें चाहिए कि इस 45% में आरबीसी का परसेंट कितना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 90 से लेकर 95% तक पूरा अवेलेबल होता है। अगर हम लोग रक्त कणिकाओं की बात करें तो आरबीसी का परसेंटेज 90 to 95% माना जाता है। वही अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि पूरे ब्लड में, जिसके अंदर प्लाज्मा को भी इंक्लूड किया गया है और ब्लड कार्पल्स को भी इंक्लूड किया गया है, तो यहां पर टोटल आरबीसी का जो परसेंट होगा वो कितना होगा। तो यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि पूरे ब्लड में हमारा अंदर जो आरबीसी होता है वो 44% के अमाउंट में होता है। और ब्लड कार्पल्स के अंदर ये टोटल 90-95 के अप्रोक्स इसका जो रेशियो है वो माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं छोड़ना है, काफी इजी क्वेश्चन ये होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। यहां पूछा जा रहा है कि ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो सकता है। हम लोग देखेंगे कि क्या यहां पर इस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है नहीं, अर्थ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, या फिर सेकंड यहां पर दिया गया अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, यानी पृथ्वी का तापमान क्या बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रकार का प्रभाव होता है, और प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को यह जानकारी होगी कि इस प्रभाव के कारण क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें प्रेजेंट होती है, जैसे CO2 अगर हम देखें, यहाँ पर CH4 देखें, N2O को डिस्कस करें, या फिर हम CFC को देखें, यहाँ पर साथ में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर यानी जल की वाष्प की मात्रा। तो वाटर वेपर का अमाउंट भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ हम लोग देखने वाले कि जितने भी यहाँ पर ये गैसेज है, ये क्या करते हैं कि सन से जो अवरक्त प्रकाश किरणें आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो नेचर में गर्म होती है, अर्थ को गर्म करने के लिए जानी जाती है, इन्हें ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देती और इन्हें एटमॉस्फेयर में फैला देती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला एक इफेक्ट माना जाता है।
तो यहां पर मेन रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन माना जाएगा? तो मेन रिस्पॉन्सिबल गैस माना जाएगी इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब इसका होगा पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। यहां से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर होने वाला है 14 क्वेश्चन। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? यानी जो इंफेक्शियस डिसीज होती है, जो फैलती है, इन रोगों को अगर हम लोग देखें इनका प्रसार कैसे कर सकता है, इन्हें कैसे स्प्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि अलग अलग मीडियम यहाँ पर नीड होते हैं। संक्रामक रोग का मतलब होगा जो फैलते हैं, जो एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत चले जाए। क्या ये एयर के द्वारा फैल सकते हैं, थ्रू एयर, या फिर ये जल और भोजन के द्वारा फैल सकते हैं, थ्रू वाटर एंड फूड, या थ्रू इंसेक्ट्स? क्या ये कीड़ों के द्वारा फैल सकते हैं, या फिर यहाँ पर पूछा गया है बाय ऑल ऑफ दिस, यानी जितने भी ऑप्शन दिए गए क्या वो सही है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संक्रामक रोग होते किससे हैं? तो अगर आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया को पढ़े हो, बैक्टीरिया, या फिर यहाँ पर वायरस को हम लोग देखने वाले विषाणु, या फिर अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ, इन सभी के द्वारा ऐसी डिसीज होती हैं जिन्हें हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जानते हैं, जिन्हें फैलाया जा सकता है, जिन्हें फैलाया जा सकता है। तो इसके लिए एक मीडियम नीड होता है। यहाँ पर मीडियम के रूप में हवा भी हो सकती है, कोई जल भी, भोजन भी, और कोई कीड़ों के द्वारा, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, मच्छर और मक्खियां, जिनके द्वारा ये रोग फैलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 तो हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से सभी इसका एक सही जवाब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोगों ने टारगेट किया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि यहां पर एक हड्डी का नाम दिया है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। मैंने आपको बोला है कि मैं पूरी बायोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कि यहां पर एग्जाम्स आपकी 100% टारगेट होना है। एग्जाम्स में इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक हड्डी का नाम यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है, कहाँ होती है? कि ह्यूमरस बोन इज लोकेटेड इन, हमारी बॉडी में इसका लोकेशन क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो क्या ये अपर लिम्ब में होगी, ऊपरी ऊपरी लिम्ब यानी कि ऊपरी बाहु, या ऊपरी जो हमारा हाथ होता है उसकी ऊपरी हड्डी, तो ऊपरी बाहु में क्या यह प्रेजेंट होगी, या फिर क्या ये यहाँ पर बैक पर होती है, पीठ पर, या फिर निचले लिम्ब में, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट, एक हाथ की हड्डी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां हमारे अंदर प्रेजेंट होती है? 30 बोन। और 30 बोन में इसमें सबसे पहली बोन आ जाती है ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस को देखें तो इसकी संख्या एक हाथ में एक होती है। वही अगर हम लोग अगर अदर बोन की बात करें तो रेडियो अल्ना, और रेडियो अल्ना नामक जो बोन होती है हमारे अंदर, ये आ जाती है 2। वही अगर हम लोग बात करें हाथ की अगली हड्डियों की तो कलाई की हड्डी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स के नाम से जानते हैं, कार्पल्स के नाम से जानते हैं। और ये कार्पल्स की संख्या आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वही यहाँ पर आ जाएगा मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल भी बोन होती है, हथेली की हड्डियां, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती है। वही अगर 5 पर बात करें तो फेलेंजेस, ये इस प्रकार की हड्डी हमारे अंदर पूरे हाथों में प्रेजेंट होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर 30 बोन प्रेजेंट होंगी। फेलेंजेस का नंबर हमारे अंदर होता है 14, मेटाकार्पल होती है हमारे अंदर 5। तो आप लोगों को बचा हुआ कितना यहाँ पर? 14 और 5 19, 19 और 3 यहाँ पर कितना हो जाता है? 22। और बची हुई 8 हड्डियां अगर हम लोग देखें तो वो कार्पल के अंदर यहाँ पर आ जाती है। तो ये मैंने पूरी हाथों की हड्डियों को आप लोगों से डिस्कस किया है। आप लोगों को अपने नोट्स में इन्हें जरूर शामिल करना है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऊपरी लिम्ब यानी कि ऊपरी बाहु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत कीजिए। एकल कोशा का मतलब होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनमें संपूर्ण शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है, एक कोशिका से शरीर इनका बना होता है। तो यहां पर पूछा गया आर्थ्रोपोडा। देखिए, आर्थ्रोपोडा अगर हम लोग देखें तो एक प्रकार के मल्टी सेलुलर एनिमल माने जाते हैं। इन्हें मल्टी सेलुलर के नाम से दें। अगर हम लोग मैमल्स की बात करें तो मैमल्स भी यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल के नाम से जानेंगे, बहुकोशिकीय जीव। वही प्रोटोजोन को देखो, मोलस्का, तो मोलस्का भी यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल मानेंगे। और सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जिन्हें हम लोग यूनिसेलुलर के नाम से जान सकते हैं। इनके द्वारा अलग अलग बीमारियां होती है, मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी, पायरिया, ये सभी बीमारियां प्रोटोजोआ के द्वारा ही हमारे अंदर होती है। सही जवाब इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग टारगेट करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को हम टारगेट कर रहे हैं कि पौधों में कैल्शियम का कार्य है। यानी अगर हम लोग देखें द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स आर, पौधों में कैल्शियम का क्या कार्य? अगर हम लोग देखें पौधों में भी नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सभी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है।
तो वही आज पूछा गया है आप लोगों से, कैल्शियम का फंक्शन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, क्या यह कोशिका भित्ति की संरचना को डिसाइड करता है। तो इसका सही जवाब है बिल्कुल कि यहाँ इसके कैल्शियम के द्वारा कोशिका भित्ति जो पादप में होती है सेल वॉल, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। क्या यह अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, वो कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में कैल्शियम के द्वारा मदद की जाती है। वही क्या ये रंध्रों के खुलने और बंद होने में हेल्प करेगा। तो इसका ये जवाब अलग होने वाला है, गलत होने वाला है। और क्लोरोफिल के संश्लेषण में, तो यहाँ आप लोगों ने मैग्नीशियम को पढ़ा होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर ए और बी, तो हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं कि कौन से हैं यहाँ पर, ए एंड बी, ए सी डी, बी एंड डी और ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, कि यहाँ कैल्शियम के कार्यों में आप लोग इन दोनों कार्यों को बहुत अच्छे से अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय, दिन के समय जब ये पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जिनका प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, और पौधे रात्रि में केवल श्वसन करते हैं। दिन में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण ये दोनों क्रिया एक साथ होती है। तो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है। कई बार अक्सर आप लोगों ने ये बात सुनी है कि रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका प्रमुख कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर बहुत सारे अंधविश्वास भी हमारे समाज में पैदा होते हैं कि पेड़ों के नीचे रात को सोने से कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर आ जाती है। तो इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह एक प्रकार का भ्रम है। आपको मैं आज इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ कि रात्रि के दौरान क्या होता है कि पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस रेट होती है वो नहीं होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल और केवल सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। वही अगर हम लोग देखें तो यह दिन के अंदर, दिन में फोटोसिंथेसिस रेट जो होगी वो श्वसन से थोड़ी ज्यादा होगी। और इस फोटोसिंथेसिस रेट का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज C6H12O6, और यहां पर बनेगा O2। तो यहां श्वसन की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में O2 यहां पर मिल जाती है। वही अगर पौधे जब श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन के दौरान पौधों को भी ऑक्सीजन की नीड होती है। रिस्पायरेशन के थ्रू पौधे ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो रात्रि के दौरान यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अंधविश्वासों को यहाँ पर जन्म मिलता है। तो हम लोग देखने वाले हैं इसका सही जवाब हम देखेंगे। तो यहाँ दिया गया हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, रात्रि में ही पौधे श्वसन करेंगे। इसका रॉन्ग आंसर होगा। हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते तो श्वसन करेंगे यहाँ पर यहाँ पर इसका कुछ कंपेयर नहीं किया गया है। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं और रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा गया। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस और रात में रिस्पायरेशन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रियोल इज फाउंड इन, कि एक कोशिका के अंदर तारक काय होता है। तारक काय जिसे हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। सेंट्रोसोम ये क्या होता है। तो कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या यह जूलॉजिकल सेल्स में, यानी कि प्राणी कोशिका में, क्या ये रेड एल्गीज में मिलेगा, या फिर ये प्रोकैरियोटिक्स में मिलेगा, या फिर ये किसी फ्लोरिंग प्लांट में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सेंट्रोसोम होता है ये एकमात्र जंतु कोशिका में पाया जाने वाला एक ऑर्गन होता है। इसका प्रमुख कार्य अगर हम लोग देखें सेंट्रोसोम का, तो प्रिय विद्यार्थीगण आप सभी को अपने नोट्स में इस बात को लिखना है कि इसके द्वारा ही कोशिका विभाजन शुरू होता है। कोशिका विभाजन में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक ऑर्गन का नाम बताइए। आपको बताना है यहाँ पर सेंट्रोसोम या तारक काय। तो यह एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में ये नहीं मिलेगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस श्रृंखला के 2020 सीरीज के आज अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, आप सभी इसका जवाब देंगे। एसिड रेन वास्तव में मिश्रण है कि अम्ल वर्षा जो होती है एसिड रेन। कल के सेशन में मॉक 24 में हम लोगों ने एक टर्म देखा था कि यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मार्बल कैंसर क्या होता है। आप सभी को ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एसिड रेन के कारण जो संगमरमर होता है या जो स्टोन होते हैं उनके अंदर उनका जो कलर होता है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। तो इसको ही, इस प्रक्रिया को हम लोग मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं, या स्टोन कैंसर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं।
तो एसिड रेन के अंदर एक तो सल्फर और एक नाइट्रोजन, इन दोनों के कंपाउंड बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनसे वजह से तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्या यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्या यहाँ पर हेक्सेन, मीथेन, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सारे आंसर इसके रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हम लोगों ने आज की श्रृंखला को फिर एक बार कंप्लीट किया है और आज के 2020 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाए। चलिए हर बार की तरह इस बार फिर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन तैयार है। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा कि यहाँ होमवर्क आप लोगों को बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के ऑप्शन इस प्रकार है, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसके पास में जनवरी 30 को, 30 जनवरी को, 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को या फिर 5 दिसंबर के दिन। ओजोन का विस्तृत जानकारी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। आप इसके दिवस के साथ साथ आप लोगों को ओजोन के बारे में भी बताना है, जिससे हम लोग ये चाहते हैं कि आप सभी बहुत अच्छा कंटेंट पढ़े और सभी को मदद मिले। तो चलिए इस सेशन में हम लोगों ने सारे जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बने रहे हमारे साथ। हम यही बोलना चाहेंगे, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें, ये ना भूलें। तो अंतिम आप लोगों को इतना ही करना है कि आप सभी जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल।